नमस्कार साथियों, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसरों, मेरे शेरों और शेरनियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी के साथ आपके अपने सपने पूरे कीजिए। कंप्लीट योर ड्रीम विद अस। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आया है मोस्बी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MCQ नंबर 221 to 230 of gastrointestinal system for all nursing एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, एम्स नॉरसेट से घबराना मत मेरे यारों, एम्स नॉरसेट से घबराना मत मेरे यारों, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम से घबराना मत मेरे यारों, क्योंकि कांटों में गुलाब महकता है और तारों में अकेला चांद चमकता है, क्योंकि कांटों में गुलाब महकता है और तारों में केवल अकेला चांद चमकता है। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 221। A nurse is collecting a health history from a client who has diagnosis of cancer of tongue. For which risk factor commonly associated with cancer of tongue should the nurse assess when collecting the client history? एक जीभ के कैंसर का क्लाइंट है, उससे नर्स हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है। For which risk factor commonly associated cancer of tongue should the nurse assess when collecting of the client history? कौन सा रिस्क फैक्टर नर्स को असेस करना चाहिए, जो कि उसकी क्लाइंट की हिस्ट्री से एसोसिएटेड है, कैंसर से एसोसिएटेड है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 नेल बाइटिंग, ऑप्शन 2 पुअर डेंटल हैबिट्स, ऑप्शन 3 फ्रीक्वेंट गम च्यूइंग, ऑप्शन 4 लार्ज कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। गेस योर करेक्ट आंसर। आप अपने सभी उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि लास्ट में आप वीडियो के अंत में मिलान कर सकें कि मेरे कितने करेक्ट हुए। गेस योर करेक्ट आंसर। अपना सही उत्तर सोचिए, लगाइए अपने दिमाग के घोड़े कि जीभ का कैंसर है उस क्लाइंट के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर मोस्ट कॉमनली हो सकता है जो नर्स को असेस करना चाहिए। इन दिस फैक्टर में से नेल बाइटिंग, पुअर डेंटल हैबिट्स, फ्रीक्वेंट गम च्यूइंग, लार्ज कंजप्शन ऑफ एल्कोहल में से। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 लार्ज कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। यदि कोई क्लाइंट एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है तो वो टंग के कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है, उसके लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। रेशनल देखिए। लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल इंजेक्शन प्री डिस्पोज एन इंडिविजुअल टू द डेवलपमेंट ऑफ ओरल कैंसर बिकॉज इट इज ए म्यूकोसल इरिटेंट। यदि कोई क्लाइंट अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल ले रहा है तो वो प्री डिस्पोजेबल है, मतलब प्रोन है कैंसर होने के लिए जीभ का, क्योंकि एल्कोहल क्या है? म्यूकोसल इरिटेंट है। नेल बाइटिंग, पुअर डेंटल हैबिट्स, फ्रीक्वेंट गम च्यूइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ओरल कैंसर। नेल बाइटिंग, पुअर डेंटल हैबिट्स का मतलब है कि टाइम पे ब्रूसिंग नहीं करना, ओरल केयर नहीं करना और सेंटर फ्रेश वगैरह चबाना, ये ओरल कैंसर डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222। ए क्लाइंट विथ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज रिपोर्ट हैविंग डिफिकल्टी स्लीपिंग एट नाइट। एक क्लाइंट है जिसको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है और वो रात में सो नहीं पाता। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू? नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट को, क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर रिटायरिंग। सोने से पहले एक दूध का ग्लास लेना है। ऑप्शन 2 एलिवेट द हेड ऑफ बेड ऑन ब्लॉक्स के ऊपर बेड को एलिवेट करके रखना है। ऑप्शन 3 एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द डाइट से कार्बोहाइड्रेट हटाना है। ऑप्शन 4 टेक एंटासिड सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर एंटासिड लेना है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को हम GERD के नाम से भी जानते हैं। इस कंडीशन के अंदर नर्स क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? इस GERD कंडीशन में क्या होता है
जो भी क्लाइंट खाना खाता है वो वापस बैक फ्लो हो जाता है, जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी बोलते हैं। तो क्या क्या इंडिकेट करेगी, क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में सही उत्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, एलिवेट द हेड ऑफ बेड ऑन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब होता है ईंट या फिर कोई टाइल्स वगैरह, उसके ऊपर क्या करेगी, बेड को एलिवेट के हेड को एलिवेट कर देगी, ताकि जो रिफ्लेक्स है एसिड बना हुआ है वापस किस में नहीं जाए, स्टोमक से ईसोफेगस में नहीं जाए। रेशनल देखिए, एलिवेट द अपर टोर्सो एंड मिनिमाइज रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ पे, क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि जो बेड का ऊपर का पार्ट है उसको क्या कर दे, एलिवेट कर दें, जिससे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनका रिफ्लेक्स मतलब बैक फ्लो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो या कम हो। इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ स्टोमक बिफोर लाइंग डाउन विल एग्रीवेट द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। हम ड्रिंक ऑफ ग्लास उसको इसलिए अलाउ नहीं करेंगे कि सोते टाइम यदि जो कंटेंट है, जो स्टोमक के अंदर यदि कंटेंट बढ़ेंगे तो वापस उसका रिफ्लेक्स बैक फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए सोते टाइम जो स्टोमक एम्प्टी होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट आंसर एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द डाइट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रिफ्लेक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। डाइट से कार्बोहाइड्रेट हटा देंगे क्योंकि उनका रिफ्लेक्स के गैस्ट्रिक कंटेंट से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, अर्ली डाइजेस्टेड हो जाते हैं और वो कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, बट कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे, डाइजेस्ट होने में टाइम लेंगे तो वापस रिफ्लेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी तुलना में क्या रहेगी, बेड के हेड को एलिवेट करना। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एंटासिड नॉट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट एनफ टू प्रमोट ए फुल नाइट स्लीप। एंटासिड का यूज करना क्लाइंट के लिए लॉन्ग लास्टिंग एनफ मतलब पूरी नाइट स्लीप के लिए फायदेमंद नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट रिकमेंडेड एज एंटासिड। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज एंटासिड के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223। ए क्लाइंट विथ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स इज टू रिसीव मेटाक्लोप्रोमाइड 15 mg ओरली बिफोर मील्स। एक क्लाइंट है जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, वो मेटाक्लोप्रोमाइड ले रहा है कितना, 50 mg मील्स खाने से पहले। द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन 10 mg पर ml। जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना मेटाक्लोप्रोमाइड है, 10 mg पर ml में। हाउ मच सॉल्यूशन शुड द नर्स एडमिनिस्टर, नर्स कितना सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करेगी। आंसर देना है ml के अंदर। गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना एडमिनिस्टर करेगी, कितना एडमिनिस्टर करेगी। फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इज इक्वल टू कितना रिक्वायर्ड है इनटू ml, ml में कितना अवेलेबल वॉल्यूम। तो यहाँ पे डिजायर्ड डोज कितनी है, डिजायर्ड डोज 50 mg देना है, अवेलेबल कितना है 10 इज इक्वल टू निकालना है हमें वॉल्यूम कितना है 1 ml। हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1.50 ml। रेशनल देखिए आंसर क्या है अपना 1.5 ml हमने कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला डिजायर और हैव मतलब डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इज इक्वल टू जितना रिक्वायरमेंट है बटा वॉल्यूम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 224। A nurse is providing discharge instructions for a client with a diagnosis of gastroesophageal reflux disease। एक क्लाइंट है जिसको GERD है मतलब गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, उसको नर्स डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रही है। व्हाट शुड द नर्स एडवाइज द क्लाइंट टू डू द लिमिट सिम्टम्स ऑफ GERD। GERD के सिम्टम्स को लिमिट करने के लिए नर्स को क्या एडवाइज करना चाहिए। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, निम्न जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 अवॉइड हेवी लिफ्टिंग।
हेवी लिफ्टिंग से बचना चाहिए। ऑप्शन 2 लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद लेटना चाहिए। ऑप्शन 3 अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल लेने से बचना चाहिए। ऑप्शन 4 ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाना खाना चाहिए। ऑप्शन 5 इंक्रीज फ्लूइड इनटेक विथ मील्स, मील्स के साथ फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है। ऑप्शन 6 वियर एन एब्डोमिनल बाइंडर और ग्रिड, एब्डोमिनल बाइंडर और ग्रिड पहनना है। तो इनमें से नर्स क्या क्या लिमिटेशन के लिए जीआरडी पेशेंट को एडवाइस करेगी? गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर क्या क्या हो सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 अवॉइड हेवी लिफ्टिंग, उसको जीआरडी वाले पेशेंट को वजन ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड ड्रिंकिंग, एल्कोहल ड्रिंकिंग क्या करेगा? म्यूकोसा है जो स्टोमक का, उसको इरिटेट कर सकता है, ट्रोमेटाइज कर सकता है, तो उसको ये अवॉइड करना है, एल्कोहल लेने से बचना है। नेक्स्ट है ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, बार बार खाना खाना है छोटी छोटी मात्रा में ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट है रेशनल, देखिए करेक्ट आंसर अपने क्या क्या जीआरडी वाले पेशेंट को नर्स क्या एडवाइस करेगी? अवॉइड हेवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है, एल्कोहल अवॉइड करना है, ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स खाना है, और लाई डाउन आफ्टर ईटिंग ये गलत इसलिए है क्योंकि बेड को एलिवेटेड रखना है और खाना खाते ही लेटना नहीं है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक ज़्यादा फ्लूइड लेने से जीआरडी मतलब वापस रिफ्लेक्स कर सकता है, इसलिए ये भी गलत है। वियर एंड एब्डोमिनल बाइंडर, एब्डोमिनल बाइंडर क्या करेगा? स्टोमक को सप्रेस करेगा, प्रेशराइज करेगा, तो वापस कंटेंट किसमें रिफ्लेक्स हो सकते हैं। हेवी लिफ्टिंग इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, हेवी लिफ्टिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करता है। अलाउइंग गैस्ट्रिक कंटेंट टू मूव अप थ्रू द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिगर्जिटेशन, कॉजिंग हार्टबर्न या पायरोसिस। क्या होता है? जैसे सपोज ये स्टोमक है, ये ऊपर वाला पार्ट इसोफेगस है, इसको हम इसोफेगियल स्फिंक्टर बोलते हैं। जब भी क्लाइंट जो जीआरडी का पेशेंट होता है वो लेता है तो ये जो इसोफेगियल स्फिंक्टर है वापस बैक फ्लो कर देता है, रीगर्जिटेटेड कर देता है, जिसे हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसके कारण क्लाइंट को जो इसोफेगस में क्या होता है, जलन होती है, जिसे हम हार्टबर्न या पायरोसिस के नाम से जानते हैं। लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग प्रमोट रिफ्लेक्स एंड शुड बी अवॉइडेड, खाना खाने के बाद लेटना क्या करेगा? रिफ्लेक्स को प्रमोट करता है, जिससे हमें बचना चाहिए। एल्कोहल इज एडिशन टू पिपरमेंट, कैफीन एंड चॉकलेट डिक्रीज लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर विच परमिट गैस्ट्रिक कंटेंट टू मूव फ्रॉम द स्टोमक इनटू द इसोफेगस। क्या होता है? एल्कोहल, पिपरमेंट, कैफीन, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये क्या करेगी? जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है उसके प्रेशर को कम कर देती है, जिससे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वापस बैकफ्लो होने लग जाता है। ईटिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लिमिट द अमाउंट ऑफ फूड इन द स्टोमक, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाना खाने से स्टोमक कंटेंट की मात्रा है उसके अंदर, स्टोमक के अंदर फूड अमाउंट है वो कम होती है, विच लिमिट, जो कि जिससे गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स कम होता है। इंक्रीजिंग फ्लूइड विथ मील्स इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम, मीन्स गैस्ट्रिक वॉल्यूम कम होगा तो रिफ्लेक्स भी कम होगा। यदि फ्लूइड और मील बढ़ा देंगे तो गैस्ट्रिक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, कॉजिंग डिस्टेंशन एंड रिफ्लेक्स, जिसके कारण डिस्टेंशन और रिफ्लेक्स होने लग जाता है। कॉन्स्ट्रक्टिव गारमेंट सच एज, जो टाइट गारमेंट्स हैं जैसे बेल्ट, बाइंडर और ग्रिडल्स इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में लीड टू रिफ्लेक्स। जैसे ये एब्डोमेन है, ये स्टोमक है, यदि इनको हम टाइट बांध देंगे एब्डोमेन को तो वापस जो स्टोमक वाला कंटेंट वापस बैक फ्लो करेगा, जिससे रिफ्लेक्स हो सकता है और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225। ए क्लाइंट विद गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज आस्क द नर्स व्हाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज प्रिस्क्राइब्ड मेट्रोनिडाजोल, द नर्स एक्सप्लेन एंटीबायोटिक आर प्रिस्क्राइब्ड टू। एक गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज का पेशेंट है, किसका पेशेंट है? गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज का पेशेंट है। उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने मेट्रोनिडाजोल
मेट्रोजिल या मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब किया है। द नर्स एक्सप्लेन एंटीबायोटिक आर प्रिस्क्राइब। नर्स एक्सप्लेन करती है कि एंटीबायोटिक को इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया, मतलब एंटीबायोटिक का क्या रोल है गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज के अंदर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 ऑगमेंट द इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबायोटिक इम्यून रेस्पॉन्स को ऑगमेंट करते हैं। ऑप्शन 2 पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ एंटाइसिड, एंटाइसिड के इफेक्ट को पोटेंशिएट करते हैं। ऑप्शन 3 ट्रीट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करते हैं। ऑप्शन 4 रिड्यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन को कम करते हैं। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आप अपने नोटबुक में लिखिए और एग्जाम के टाइम लास्ट में रिवीजन करके जाइए, जिससे अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा लिखिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 ट्रीट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। होता क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर जिसे हम पेप्टिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, पेप्टिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन कोज होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब तो मेट्रोनिडाजोल देने का पर्पज, एंटीबायोटिक देने का पर्पज क्या है, जो एंटीबायोटिक क्या करेंगे, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने या ठीक करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक दिया है मेट्रोनिडाजोल या मेट्रोजिल, उसका पर्पज क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है उसको खत्म करना। रेशनल देखिए, अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज आर फाउंड हैव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। 2/3 या 2/3 पेशेंट होते हैं, उसमें पेप्टिक अल्सर का कारण क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इसका पेप्टिक अल्सर डिजीज या गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज या ड्यूडेनल अल्सर डिजीज का मोस्ट कॉमन कोज है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्टिंग द म्यूकोसा एंड इंटरफेयरिंग विद इट्स प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये क्या करता है, जो जीआई इसकी क्या बोलते हैं, स्टोमक की म्यूकोसा है, डुओडेनम की म्यूकोसा, उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, और जिसके कारण उस म्यूकोसा के अंदर घाव से हो जाते हैं। ऑगमेंट द इम्यून रेस्पॉन्स, पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ एंटाइसिड, रिड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन, एंटीबायोटिक्स डू नॉट कोज द इफेक्ट। मेट्रोनिडाजोल इम्यून रेस्पॉन्स को भी नहीं बढ़ाता, एंटाइसिड के इफेक्ट को भी पोटेंशिएट नहीं करता, बढ़ाता, और HCl सीक्रेशन को भी कम नहीं करता। इसका केवल एक ही पर्पज है, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ उसको ट्रीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226, ए क्लाइंट विथ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज शुड मेक डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। एक GERD का पेशेंट है, उसको डाइट और अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द क्लाइंट्स डिस्चार्ज टीचिंग। क्लाइंट की डिस्चार्ज टीचिंग के दौरान नर्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करनी चाहिए। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 ऐड मिल्क टू कॉफी, कॉफी के साथ मिल्क करने का एडवाइस देगी। ऑप्शन 2 एलिवेट द फुट ऑफ बेड, बेड के फुट को एलिवेट करने का एडवाइस देगी, किसको, फुट को। ऑप्शन 3 अवॉइड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट को अवॉइड करने की सलाह देगी। ऑप्शन 4 ईट 3 इवेंटली स्पेस मील डेली, दिन में 3 बार खाने के लिए एडवाइस देगी। चू थ्रोवली वाइल ईटिंग स्लोली, जब खाना खा रहे तब चबा चबा के धीरे धीरे खाने के लिए एडवाइस करेगी। तो सिलेक्ट ऑल, तो इनमें से सिलेक्ट करना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज वाले पेशेंट को। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। जो सही ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए साथ साथ में, या अपने पेपर पे लिख लीजिए ताकि आपको सही 10 क्वेश्चनों का रिजल्ट पता चल लग सके। फर्स्ट है अवॉइड कैफीन एंड कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स, के लिए मना करेगी कि क्लाइंट को कैफीन नहीं लेना है, चाय नहीं पीना है, एल्कोहल नहीं लेना है। च्यू थ्रोगली वाइल ईटिंग स्लोली, जब खाना खा रहे तो चबा चबा के धीरे धीरे खाना खाने के लिए एडवाइस करेगी। रेशनल देखिए,
कॉफ़ी एंड टी कंटेन कैफीन। कॉफ़ी और चाय के अंदर कैफीन पाया जाता है विच डिक्रीज इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर, जो कि इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर को कम कर देता है। जैसे ये स्टोमक है, ये इसोफेगस है, यहाँ पे इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेजेंट है। जैसे ही क्लाइंट चाय और कॉफ़ी लेगा तो इसका जो प्रेशर है उसको कंटेन कर रहा है वो कम हो जाएगा। एंड शुड बी अवॉइडेड, तो हमें इसको अवॉइड करने के लिए सलाह देनी चाहिए। मिल्क डज नॉट हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द डाइट अनलेस द क्लाइंट हैज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्लाइंट को दूध दे सकते हैं जीआरडी वाले पेशेंट को यदि उस क्लाइंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। क्यों? जैसे मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है, जो लैक्टेज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होती है। यदि कोई पेशेंट्स होते हैं जिनको लैक्टोज टॉलरेंस नहीं हो पाता, उस पेशेंट को हम मिल्क नहीं दे सकते। हेड नोट द फुट ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड। ऑप्शन में बोला है कि बेड का फुट एलिवेट करेंगे, जबकि जीआरडी कंडीशन में हमें हेड को एलिवेट करना चाहिए ताकि जो स्टोमक है, इसोफेगस है, वो ऊपर की तरफ रह जाए। प्रिवेंट नाइट टाइम रिफ्लेक्स एट नाइट, इनफ्रीक्वेंट swallowing and the recommended position impair esophageal clearance. Recommended position क्या? Next, caffeine should be avoided because it decrease esophageal sphincter pressure which permit reflux. क्लाइंट को कैफीन लेने से हमें मना करना चाहिए, कैफीन एडवाइज नहीं करेंगे। 3 लार्ज मील इंक्रीज द वॉल्यूम प्रेशर इन द स्टोमक विच डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। क्लाइंट को थोड़ा थोड़ा बार बार खाने के लिए बोलेंगे या एक बार में ज़्यादा खाने के लिए एडवाइज नहीं करेंगे। 4 to 6 मील्स आर, दिन में 4 से 6 मील प्रीफर करेंगे। च्यू थ्रोली वाइल ईटिंग स्लोली, चबा चबा के धीरे धीरे खाने के लिए डाइजेशन को प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा? डाइजेशन प्रमोट करेगा और बेल्चिंग को रोकेगा, इरेक्शन को रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान दीजिए। ए क्लाइंट विथ इसोफेगियल कैंसर इज टू रिसीव टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक पेशेंट है इसोफेगियल कैंसर का, वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है। किस पे है? TPN पे है। ए राइट सबक्लेवियन कैथेटर इंसर्टेड, उस क्लाइंट के अंदर राइट सबक्लेवियन कैथेटर डाला हुआ है। व्हाट शुड द नर्स कंसीडर इज द प्राइमरी रीजन व्हाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर ए सेंट्रल लाइन। इस क्लाइंट को सेंट्रल लाइन डालने का प्राइमरी रीजन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी रीजन क्या है? ऑप्शन देखिए अपने, ऑप्शन क्या क्या करें। ऑप्शन 1, इट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन। जो सेंट्रल लाइन डाला है वो इन्फेक्शन डेवलपमेंट को प्रिवेंट करेगा। देयर इज लेस चांस ऑफ दिस इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेंट, इसके अंदर इन्फ्यूजन को इनफिल्टर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑप्शन 3, इट इज़ मोर कन्वीनियंट सो क्लाइंट कैन यूज़ देयर हैंड्स, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्लाइंट हैंड्स को यूज़ कर सकता है। ऑप्शन 4, द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड हेल्प टू डायलेट द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ज़्यादा मात्रा में हम ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट करके हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी रीजन क्या है? सेंट्रल लाइन या सब क्लेवियन कैथेटर डालने का। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। क्या रीजन है? द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड हेल्प टू डाइल्यूट द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ज़्यादा मात्रा में हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इसोफेगल वाले कैंसर वाले पेशेंट को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसोफेगस क्या हो गया? कैंसर हो गया, तो इसोफेगस ब्लॉक होने की संभावना है। तो उस कंडीशन के अंदर क्लाइंट फूड नहीं ले पाता, तो उसमें हमें रिक्वायर पड़ती है कि उसको ज़्यादा फ्लूइड या फिर कुछ कंसनट्रेट जैसे रेडीमेड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स दिए जाएं। रेशनल देखिए, अनलेस डाइल्यूटेड बाय द इंक्रीज ब्लड फ्लो द हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कैन कॉज इंजरी टू द वेन्स। होता क्या है, यदि हम वेन्स के द्वारा हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन देंगे तो वेन को इंजर्ड हो सकता है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन। तो उससे बचने के लिए क्लाइंट को सेंट्रल लाइन डालने का एडवाइस देंगे।
पोटेंशियल ऑफ इन्फेक्शन इज हाई विथ पेरेंटल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। क्लाइंट के अंदर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे प्राइमरी पर्पज़ हमारा क्या है कि उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा में दे सकें। लेस चांस ऑफ दिस इन्फ्यूजन इनफिल्टरिंग मोर कन्वीनियंट सो क्लाइंट कैन यूज देयर हैंड्स इज नॉट द प्राइमरी रीजन। इनफिल्ट्रेशन को रोकना और हैंड्स को यूज करना प्राइमरी रीजन नहीं है। ऑल्दो द इन्फ्यूजन एट दिस साइट इज मोर सिक्योर एंड प्रमोट फ्री यूज ऑफ हैंड्स। यद्यपि सेंट्रल लाइन के द्वारा यदि हम फ्लूइड दे रहे हैं तो क्लाइंट आर्म्स और हैंड्स को फ्रीली यूज़ कर सकता है। जनरली क्या होता है, जो पेरिफेरल लाइन है कैनुला वगैरह वो आर्म्स और हैंड्स पे लगाए जाते हैं तो क्लाइंट कम यूज़ कर पाता है, बट यहाँ पे हमारा प्राइमरी पर्पज़ है मोर अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन देना ताकि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकें, पूरी हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228. A client with inflammatory bowel disease is receiving total parenteral nutrition via a infusion pump. एक क्लाइंट है जिसको IBD इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है और वो क्या कर रहा है, इन्फ्यूजन पंप के द्वारा न्यूट्रिशन ले रहा है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डू व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग TPN। जब क्लाइंट को TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो नर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल 2 hourly एट बेड साइड विथ ए ग्लूकोमीटर। क्लाइंट के ब्लड शुगर लेवल को हर 2 घंटे से मॉनिटर करना है। ऑप्शन 2, चेंज द TPN सॉल्यूशन बैग एवरी 24 आवर इवन इफ देयर इज सॉल्यूशन लेफ्ट इन द बैग। क्लाइंट के टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन बैग को हर 24 घंटे से चेंज करना है यदि चाहे सॉल्यूशन उसमें बचा हुआ हो। ऑप्शन 3, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ब्रीथ स्लोली व्हेन चेंजिंग द TPN ट्यूबिंग यूजिंग स्टाइल टेक्निक। जब TPN ट्यूब को चेंज कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ब्रीथ सांस रोक ले और स्टाइल टेक्निक फॉलो करनी है। ऑप्शन 4, स्पीड अप द रेट ऑफ TPN इन्फ्यूजन इफ द अमाउंट डिलीवर्ड हैज़ फॉलन बिहाइंड द प्रिस्क्राइब्ड हाउरली रेट। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की स्पीड को हम बढ़ा देंगे यदि हमें जितना टारगेटेड देना है फ्लूइड उससे कम दे पाए तो, या उससे पीछे लेवल है तो। गेस और करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज क्या होगा इनमें से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, चेंज द TPN सॉल्यूशन एवरी 24 आवर। मेन प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगी जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग है हर 24 घंटे में या 24 आवर में चेंज करना है, चाहे यदि सॉल्यूशन पीछे बचा हुआ ही क्यों नहीं रह जाए। रेशनल देखिए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन आर हाई इन ग्लूकोज। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन होता है उसमें ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होती है एंड आर एडमिनिस्टर एट रूम टेम्परेचर, और उसको हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही देना चाहिए। फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ माइक्रोबायल ग्रोथ इन द सॉल्यूशन दे शुड बी चेंज डेली और सूनर इफ दे अपीयर क्लाउडी। यदि क्लाइंट के अंदर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर माइक्रोबायल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ते हैं तो जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसका कलर क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, क्लाउडी। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि TPN का कलर क्या हो गया, क्लाउडी हो गया, क्या हो गया, क्लाउडी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको हम फेंक देंगे तो नया टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग लगाएंगे। और उसको चेंज कितने करना है, 24 आवर में। कितने टाइम में, 24। मॉनिटरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू ओवरली इज टू फ्रिक्वेंट। हर 2 घंटे से ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जिसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है उसके लिए 4 से 6 घंटे के अंदर हम ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल मॉनिटर करेंगे। टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जो फ्लूइड दे रहे हैं उसके अंदर ग्लूकोज के अमाउंट ज़्यादा है। ए मेटाबॉलिक कंजप्शन ऑफ total parental nutrition. Clients should not breathe while the TPN catheter is changed because it may result in an air embolus. क्लाइंट को जब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कैथेटर चेंज कर रहे हैं तो उसको सांस रोकने के लिए बोलेंगे। क्योंकि क्लाइंट की उसमें फ्लूइड के अंदर एयर इंटर कर सकता है और जिसे एयर इम्बोलस बन सकता है।
उसको वल्सलवा मैन्यूअर के लिए एडवाइस करेंगे। वल्सलवा मैन्यूअर का मतलब है क्लाइंट को सांस रोक के रखना। शुड बी परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट फॉर फ्यू सेकेंड इट्स टेक टू स्विच द ट्यूबिंग। जब ट्यूबिंग को चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए वल्सलवा मैन्यूअर या फिर सांस रोकने के लिए एडवाइस करेंगे। एन एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल बी इन्फ्यूज्ड इफ द रेट ऑफ टीपीएन इज इंक्रीज। यदि हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की रेट ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, चाहे फ्लूइड बचा रह जाए, क्योंकि उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है उसके ग्लूकोज ज़्यादा जाने के कारण। द एंडोजेनस इंसुलिन विल बी इनएडिक्वेट टू मीट द डिमांड रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया। जो बॉडी का पेंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है वो उस स्पीड के रिक्वायरमेंट नहीं होता, ताकि इसके कारण उस क्लाइंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229। ए क्लाइंट है सस्पेक्टेड पेप्टिक अल्सर इन द ड्यूडेनम। एक क्लाइंट जिसको पेप्टिक अल्सर सस्पेक्टेड है, कहाँ पे? ड्यूडेनम में। तो इस कंडीशन में हम इसको ड्यूडेनल अल्सर भी बोल सकते हैं। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट व्हेन डिस्क्राइबिंग द पेन एसोसिएटेड विद दिस डिजीज। नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि इस डिजीज के कारण क्लाइंट पेन डिस्क्राइब कर रहा है या दर्द के लिए बता रहा है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, एन एक रेडिएटिंग टू द लेफ्ट साइड। एक का मतलब होता है दर्द, ACH, एक लेफ्ट साइड को पेन रेडिएट होगा। ऑप्शन 2, एन इंटरमिटेंट कोलिकी फ्लिंग पेन, इंटरमिटेंट कोलिकी फ्लिंग पेन होगा। ऑप्शन 3, एक ग्नाविंग सेंसेशन रिलीव्ड बाय फूड, ऐसा पेन होगा और जो पेन है वो खाना खाने के बाद कम हो जाएगा, मतलब ऐसा सेंसेशन फील होगा कि खाना खाने के बाद पेन ठीक हो रहा है। ए जनरलाइज्ड एब्डोमेन पेन इंटेंसिफाइड बाय मूविंग, एक जनरलाइज्ड एब्डोमेन पेन होगा और वो मूव करने के बाद ठीक हो जाएगा। तो पेप्टिक अल्सर है और उसको ड्यूडेनल अल्सर है, तो कौन जो पेन रिपोर्ट करेगा, मतलब किस टाइप का पेन रिपोर्ट करेगा पेशेंट। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए नोइंग पेन सेंसेशन रिलीव्ड बाय पेन। मतलब क्लाइंट ये कहेगा कि जो पेन हो रहा है वो खाना खाने के बाद रिलीव हो जा रहा है या ठीक हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइंट को क्या है, ड्यूडेनल अल्सर है। रेशनल देखिए। एक्ट ऑफ ईटिंग अलाउ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the stomach to work on and be neutralized by food rather than irritate the intestinal mucosa। जैसे ही क्या होगा, क्लाइंट खाना खाता है तो HCl जो स्टोमक में प्रेजेंट था टू वर्क एंड ऑन न्यूट्रलाइज, वो क्या हो गया, फूड के द्वारा न्यूट्रलाइज हो गया। ये स्टोमक है, इसके अंदर फूड प्रेजेंट था, जैसे ही खाना खाया वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब उसकी HCl की अमाउंट घट गई, कम हो गई। देन इरिटेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब क्या है, यदि गैस्ट्रिक अल्सर है उस कंडीशन के अंदर तो क्या होगा, खाना खाते ही पेन बढ़ जाएगा। यदि ड्यूडेनल अल्सर है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेन कम हो जाएगा। एकिंग रेडिएटिंग टू द लेफ्ट साइड सिम्टम इज नॉट स्पेसिफिक टू ड्यूडेनल अल्सर। लेफ्ट साइड के तरफ पेन रेडिएट होना ड्यूडेनल अल्सर में ऐसा नहीं होता। इंटरमिटेंट कोलिक फ्लिंग पेन में इंडिकेट रीनल कोलिक। यदि कोलिक फ्लिंग पेन है तो वो रीनल कोलिन को या फिर रीनल से डिसऑर्डर से रिलेटेड पेन को इंडिकेट करेगा। जनरलाइज्ड एब्डोमेन पेन इंटेंसिफाइड बाय मूविंग इज नॉट स्पेसिफिक टू द ड्यूडेनल अल्सर। जनरलाइज्ड एब्डोमेन पेन मूव के द्वारा कम हो रहा है या तीव्र हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, तीव्र हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा ड्यूडेनल अल्सर में नहीं देखने को मिलता। मतलब उससे मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 230। फॉर्मेटिडीन 20 mg IVBP इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विद ए ड्यूडेनल अल्सर। एक ड्यूडेनल अल्सर वाले क्लाइंट को फॉर्मेटिडीन प्रिस्क्राइब किया है, कितना, 20 mg। The medication is diluted 50 ml of 5% dextrose and is to infuse over 15 minutes। मेडिकेशन को 50 ml के 5% डेक्सट्रोज में डाइल्यूट करना है और 15 मिनट में देना है। एट वाट रेट शुड द इन्फ्यूजन कंट्रोल डिवाइस इज बी सेट। इन्फ्यूजन कंट्रोल डिवाइस
जो है इन्फ्यूजन सेट है उसमें रेट कितनी सेट करनी होगी। आंसर क्या होगा, आंसर हमें निकालना है, आंसर क्या होगा, गेस योर करेक्ट आंसर। आंसर निकालना है ml पर होर में। फॉर्मूला वही लगेगा, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इज इक्वल टू, जो कैलकुलेट करना है अपॉन वॉल्यूम। अब देखो अमाउंट यहाँ पे सेम है तो इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। अब ये कह रहा है कि ml पर होर, मतलब अमाउंट देनी हमें, यहाँ पे मिनट में दे रखा है और यहाँ पे किस में दे रखा है, ओवर में। तो यहाँ पे मिनट कितनी बनानी पड़ेगी हमें, 60 मिनट। 60 मिनट तो 60 अपॉन कितना हो गया, 60 अपॉन 15 इज इक्वल टू कितना, 50 ml। 50 ml 15 चौके 60, 4 से कट गया 15, मतलब टोटल कितना आ गया 200 ml पर आवर। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही क्वेश्चंस, दिल तोड़ने वाले क्वेश्चन, इतने मज़ेदार क्वेश्चन जो कि नोट सेट एग्जाम्स के लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। यदि कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8360069703 पे कभी भी भेज सकते हैं। प्यारे साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार नर्सिंग एकेडमी की वीडियो को देख रहे हैं तो इस लोगों को देखिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन प्रेस करके उस पर ऑल सेलेक्ट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। रोज़ नर्सिंग एकेडमी के साथ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।